नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ अनंत। यूपी की योगी सरकार ने अपने 100 दिन के कामकाज का हिसाब दिया, जिसका मकसद था जनता को यह भरोसा दिलाना कि सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। कल उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने 100 दिन में इतना काम किया जितना पिछले 5 साल में नहीं हुआ। तो आज सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त और समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया। अपराधों की रोकथाम हुई है। एंटी रोमियो स्क्वाड और भूमाफिया के खिलाफ टास्क फोर्स गठन कामयाब रहा, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं। विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार में काम कम हुआ है, हल्ला ज्यादा हुआ, सरकार शोबाजी में व्यस्त रही। लोकतंत्र में इन्हीं समीकरणों को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार योगी सरकार के 100 दिन का सच आखिर है क्या। योगी सरकार की शपथ लेने के बाद प्रदेश में दलितों पर बढ़ती अत्याचार की घटनाओं के जवाब में योगी ने सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। सीएम योगी ने कहा कि राज्य प्रगति और खुशहाली की राह पर है। हम सभी जानते हैं कि समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के अनुरूप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करना हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी। योगी जी ने 100 दिन के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों का बखान तो किया ही, साथ ही पिछड़ापन के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेवार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि आवास, सड़क, पीने के पानी और शौचालयों का निर्माण उनकी सरकार करवा रही है। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी उनकी सरकार को खासी कामयाबी मिली। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए हमारी सरकार निरंतर सजग है। प्रदेश में कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद किसानों का आत्महत्याओं को लेकर के भी योगी चूमते दिखे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नए अनाज खरीद केंद्र बनाए और अनाज की 4 गुना ज्यादा खरीद की। साथ ही गन्ना किसानों को उनके बकाये का भुगतान भी कराया। इसी प्रकार कई पेराई सत्रों का लंबित भुगतान गन्ना किसानों का कराया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक गन्ना किसानों का 22,517 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। योगी जी ने प्रदेश की खनन नीति को दुरुस्त करने, गांव में 18 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई करने के लिए भी अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश 2018 में खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। अनामिका सिंह, लखनऊ, ABN। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूपी के मंत्री सरकार की वाहवाही कर रहे हैं और कामों का बखान कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ऐसी सरकार है जो क्राइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रखती है और इसीलिए हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। हम लोगों ने 181 की शुरुआत की। यहाँ पर रेस्क्यू वैन्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया। अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने मुखबिर योजना की शुरुआत की है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किस तरीके से हम क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और रोक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था कि 24 घंटे, 20 घंटे और 18 घंटे, हम हर तरफ पूरे प्रदेश में इस बात का स्वागत हुआ है कि बिजली की स्थिति में सुधार हुआ और हम समझते हैं कि 100 दिन में जितना हमको करना चाहिए था उससे हमने ज़्यादा किया। देखिए, हमने खादी विभाग को एक नया रूप दिया। एक तो आपने देखा कि खादी विभाग अब भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया। पहली बात, कोई ये नहीं कह सकता कि खादी में भ्रष्टाचार है। जो दूसरा, हमने कहा कि अब खादी हाथ के चरखे से नहीं बनेगी, अब सोलर चरखे से बनेगी। ये मैंने नया रूप दिया। पूर्व में जो तमाम यहाँ पर भ्रष्टाचार हुए हैं
उस पर भी मेरी कड़ी नज़र है। मैं एक एक का हिसाब किताब ले रहा हूं और जहां भी कोई भी अधिकारी कहीं उसमें दोषी पाया जाता है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो वहीं विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है और कह रहा है कि बीजेपी के 100 दिन 100 फरेब के बराबर हैं। इस सरकार में खासकर दलित, शोषित, उपेक्षित, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी आदि ये सभी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में तो ये सरकार अब तक बहुत बुरी तरह से पिट चुकी है। किसने कहा उनसे 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आप लोग दें? जब कोई रिपोर्ट आपकी है ही नहीं, कोई प्रगति आपने 100 दिन में की नहीं, एक कदम भी आप चले नहीं, कोई आपके पास बजट नहीं, कोई नई योजना आप लागू नहीं कर सकते और आप एक पुस्तिका लेकर के बैठ जाते हैं दिखाने के लिए। आप लोग समझते हैं कि जनता को गुमराह किया जा सकता है। देखिए, उनकी उपलब्धियां कुछ होती तो वो बताते। उन्होंने स्वयं कहा कि हम ये करेंगे, लेकिन हमने आज उत्तर प्रदेश के सरकार के 100 दिन पूरे होने पे एक बुकलेट जारी की है, 100 दिन 100 फरेब। और इसी लेखक जोखिम को समझने के लिए और विपक्ष के जो आरोप हैं उनका आधार क्या है, तो वहीं 100 दिन में कामयाबी कितनी जो तस्वीर दिखाई गई है वो तस्वीर कितनी साफ है, इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। तारुफ से कराते हैं हमारे साथ अमित पुरी हैं बीजेपी से, जिशान हैदर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ मोहम्मद शाहिद हैं समाजवादी पार्टी से, हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं और कैप्टन द्विवेदी हैं पूर्व आईएएस हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मोहम्मद शाहिद, जिशान हैदर, आप दोनों से शुरुआत में करूंगा। पहले मोहम्मद शाहिद साहब, आप कि क्यों लगता है आपको कि 100 दिन जो रहे हैं वो 100 फरेब रहे हैं, सरकार ने कोई काम नहीं किया? देखिए, कोई दल क्या कहता है उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, किस दल ने क्या कहा, मगर उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से एक मैंडेट दे के एक सरकार को बनाया था, जिसको चुना था, उसकी आशाओं पे कहीं ना कहीं एक कुठाराघात इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ये बात मैंने क्यों कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि हम अपराध मुक्त ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले अपराध की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में आप 3 महीने के अंदर देखिए, 100 दिन के अंदर जब पहला महीना था उसमें 4 पुलिस वालों की हत्या हुई और आगरा से लेकर बरेली तक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां पर आपको लगता है कि कहीं से कानून व्यवस्था पे? लखनऊ में देखिए, अभी 4 दिन पहले एक 19 साल की बच्ची विधानसभा से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर उस लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े जाते और पुलिस उस पर टालमटोल करती है। यह है कानून व्यवस्था का राज। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात हैं, आज घर की महिलाएं अपनी बेटियों को रात 8 बजे के बाद निकलने के लिए मना कर रही है कि मत निकलो, पता नहीं कौन गुंडा कैसे आ जाएगा, क्या कर देगा। लोगों में एक दहशत का माहौल जो उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, इससे जनता बहुत हतोत्साहित है और परेशान है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे बद से बदतर है हिंदुस्तान के अंदर। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम, दूसरी बात यह है कि जहां तक विकास की बात, आप हमको बता दीजिए। नहीं, मैं उससे पहले ये किसानों के कर्जों की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं 36,000 करोड़ रुपया, 1 लाख रुपया जिन लोगों ने लिया है उसके किसानों का कर्जा माफ करूंगा। जी, आप कोऑपरेटिव में चले जाइए, अभी पता कर लीजिए आनंद भाई, कोई लेटर तक नहीं जारी किया। सरकार कहती है कि हम अपने मत से इसमें कर्ज माफी की बात करेंगे। जी, अभी उसने ये नहीं कहा कि मैं कर्ज माफ हो गया है। किसान त्राही त्राही में परेशान है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक मिसाल थी, आपको याद होगा, रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। सेम हालात आज उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की बदहाली तक हर चीज उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कोई सरकार। ठीक है शाहिद साहब, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। मात्र भारतीय जनता कांग्रेस का स्टैंड क्या है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए जो उनके अनुवांशिक संगठन है, अनुसांख्यिक क्या उनको कहते हैं, वो लोग मौज में हैं, बाकी कोई नहीं। ठीक है,
ज़िशान हैदर, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आपको क्या लगता है कि सरकार के 100 दिन विफल रहे हैं, उम्मीदों पर खरा सरकार नहीं उतर पाई? बिल्कुल, देखिए अनंत जी, इन्होंने कहा था अपराध मुक्त प्रदेश जी, और आज हमें लगता है 100 दिन में जिस तरह से अपराध युक्त प्रदेश इन्होंने बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी जीती जागती मिसाल है कि 30 से 40% तक का जो है बढ़ी है कानून व्यवस्था जिस तरह से खराब हुआ है। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो बिल्कुल, देखिए योगी जी मोदी जी के ही फॉर्मूले पे चल रहे हैं। जिस तरह से जुमलेबाजी की गई थी, जिस तरह से आप किसानों से, जैसे सबसे पहले मैं कानून व्यवस्था पे ही आ जाता हूं। कानून व्यवस्था आज प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था क्यों, किसने यहाँ प्रदेश में 100 दिन में चरमरा दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और सिर्फ नेता नहीं, बड़े बड़े पद पे। आप सहारनपुर के माननीय सांसद जी ले लीजिए जो एसएसपी के घर में गए, वहां पे FIR दर्ज हुई अज्ञात लोगों के खिलाफ। हरदोई सीतापुर हाईवे के ऊपर जो विधायक जी ने वहां पे टोल कर्मी को मारा, वहां पे FIR दर्ज हुई। सारे चैनलों ने, अखबारों ने दिखाया कि उन्होंने मारा, किसके? अज्ञात के खिलाफ। जिस तरह से हिंदू युवा वाहिनी वाले चर्च में गोरखपुर में घुस के गए, किस तरह से क्या किया? कुछ अज्ञात के खिलाफ। जिस तरह से बहराइच के विधायक, हरदोई के विधायक, जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, किसी भी नेता के ऊपर कानून व्यवस्था सपा सरकार में बड़ा मुद्दा था, जंगलराज की बिल्कुल, लेकिन जंगलराज कहा गया था उस वक्त को, और उसी के बूते बीजेपी ने कहा था कि हम स्वच्छ वातावरण यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह से बढ़ी है। देखो ज़िशान हैदर, वापस लौटूंगा। अमित साहब, क्या काउंटर करेंगे इस चीज का, क्योंकि जो तस्वीर 100 दिनों की आज दिखाई गई है उससे बिल्कुल इतर हैं विपक्षी पार्टियों के जो बयान है? अनंत, एक छोटी सी राजनीतिक टिप्पणी और उसके बाद जो वास्तविक स्थिति उत्तर प्रदेश की है उसके ऊपर। मैं समझ सकता हूं जिन्हें सत्ता का वियोग मिला है उन्हें योगी का योग समझ में नहीं आ रहा होगा। ये बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि जब EVM ही नहीं समझ में आई, तमाम सारी चीजें नहीं समझ में आई, तो ये उनकी परेशानी है और वो जायज है उनके एंगल से, अगर हम देखें वो ठीक है। लेकिन स्वागत मैं इस बात का करता हूं कि ये पहली सरकार आई कई सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस डे 1 से मीडिया स्कैनर में, पब्लिक स्कैनर में, और मैं इसके लिए मीडिया को और लोगों को धन्यवाद करता हूं कि एक जवाबदेही। नहीं, आप कह ले फिर मैं कहता हूं, क्योंकि रन ओवर करने से तो दर्शक को पता नहीं लगता कि क्या व्यू पॉइंट। नहीं, अपनी बात आप रखिए साथ। क्योंकि पहले दिन से ये चर्चा शुरू हुई कि ये सरकार क्या काम करेगी, रात 12 बजे तक क्या होगा, अगले दिन 24 घंटे में क्या होगा, पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या होगा। मैं इसे एक स्वस्थ लक्षण की तरह देखता हूं कि लोकतंत्र में जवाबदेही डे 1 से शुरू हुई। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर इसको हम देखें तो उससे, ठीक है, सरकार की आलोचना होगी, लोकतंत्र में आलोचना को असहज रूप से नहीं लेना चाहिए, यह स्वाभाविक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, तो इसको लेना चाहिए। इसलिए उस आलोचनाओं के प्रति अलग स्टैंड है, वो अलग इशू है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की आई नंबर 1। अब आप देखें कि हमने किसानों की कर्जा माफी की बात कही, वो हमने की। 28 तारीख को चीफ मिनिस्टर बैंकर्स एसोसिएशन के साथ, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, प्राइवेट बैंकर्स, कोऑपरेटिव बैंक, सबके साथ मुख्यमंत्री बैठकर इसको ट्रांसलेशन के लिए ला रहे हैं कि कैसे कर्जा माफी का रियल सेंस के अंदर परिपत्र जारी हो गए, और उसके अंदर अब बैंकर्स के साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ रहा, स्वयं सीधे मुख्यमंत्री इस नीतिगत फैसले के ऊपर बैठ करके इसके क्रियान्वयन के पक्ष में। 5000 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए और 4 गुना गेहूं की खरीद हुई। और उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं चुनौती के रूप में नहीं कह रहा, बहुत सहज रूप से अनंत कह रहा हूं, विपक्ष भी बैठा है, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स भी बैठे, किसी गेहूं के केंद्र पे आपाधापी, किसी तरह की घट तोली न तोलने की शिकायत मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 100 दिन के अंदर नहीं देखी। और 4 गुना गेहूं की खरीद हुई। और याद दिलाते चले, यह गेहूं उस दौर में पैदा हुआ है जब यही विपक्ष के लोग पानी पी के कह रहे थे, चैनल के अंदर भी, चैनल के बाहर भी,
कि नोटबंदी ने किसान की कमर तोड़ दी, भारत का कृषि का ढांचा समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश में किसान के पास पैसा नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ बुआई हुई, रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई है, दर्द होगा, कमजोर दर्द पे हाथ रखा। ठीक है अमितपुरी साहब, एक छोटा सा रिएक्शन। 30 होगी मालूम है। ठीक है अमितपुरी साहब, एक छोटा सा रिएक्शन मोहम्मद शाही से मैं चाहूंगा इस चीज के ऊपर। यहाँ पर जिशान हैदर आपके पास मैं लौटूंगा। जिशान मैं लौटूंगा आपके पास। ये मैं आपसे कह रहा हूँ जी मोहम्मद शाही साहब। मैं अनंत भाई मैं अपने अजीज दोस्त जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे पूछूंगा, रिजर्व बैंक ने 15 ये डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, नोटबंदी की। इस देश का सबसे बुरा सपना अगर कोई हुआ है तो डिमोनेटाइजेशन ही है। पॉलिटिकल रेफरेंडम करा लिया। मैं बीच में नहीं पॉलिटिकल रेफरेंडम कराया। सेकंड थोड़ा संयम से रखिए, सुनिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपया बाहर है और 12 लाख करोड़ रुपया आ चुका है। अभी तक उसके बाद रिजर्व बैंक कोई नोटिस नहीं जारी कर रहा है कि कितना पैसा। मोहम्मद शाही साहब थोड़ा सा डिटेल हम हो जाएंगे डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, हम लोग बात करने लगेंगे। बहरहाल 100 दिन पर फोकस हम लोग रहते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं डिबेट को डिरेल इसलिए नहीं होने दूंगा कि वो डिबेट का वो एक हिस्सा है जी। 1 मिनट सुनिए। आज आप उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण हिस्से में चले जाइए, आपको आनंद भाई अगर 10,000 रुपये की जरूरत है, 5,000 रुपए की जरूरत है, बैंक मैनेजर उसका कहता है कि 1,000 रुपया मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेना और लो नहीं जाओ। ये हालत है। वो अलग बात है कि आपका जो झांसा है, आपने जो झांसा दिया उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को और उत्तर प्रदेश के लोगों को, लोग उसमें झांसे में आ गए, मगर अब उनको अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि एक ऐसी सरकार बना दी जिसमें कानून व्यवस्था के नाम पर महिलाओं के साथ कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा, महिलाओं के साथ बड़ा मुद्दा था। जब चुनाव लड़ा गया था उसके बावजूद भी स्थिति बहुत ज्यादा परिवर्तित दिखाई नहीं पड़ी है। हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपकी नजर से 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा अगर कानून व्यवस्था को पहली कसौटी माना जाए? देखिए आनंद जी, 100 दिन बहुत कम होते हैं विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनका मूल्यांकन तुरंत हो जाता है। आपने स्वयं कहा कानून व्यवस्था जी, कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि पिछली सरकार के मुकाबले कानून व्यवस्था और बदतर हो गई है। जैसे अभी जिक्र किया गया, 3 दिन पहले लखनऊ में जो है एक लड़की को जो है शाम को रात में 8 बजे 9 बजे जो है ऑटो के ऊपर जो है उसके साथ छेड़छाड़ की गई, बलात्कार का प्रयास किया गया और उसे फेंक दिया गया, उसकी जो है हत्या हो गई, बेचारी वो मर गई। ऐसी घटनाएं रोज जो है। अभी एक पश्चिमी यूपी का पूर्वी यूपी का एक जिला नाम भूल रहा हूँ, वहां पर खनन माफियाओं ने जो है 2 बच्चों की हत्या हो गई, एक बच्चे को जिंदा गाड़ दी खनन माफियाओं ने। ऐसी घटनाएं जो है लगातार जो है प्रदेश से बढ़ रही है और कानून व्यवस्था में कोई स्थिति। एक फ्रंट और है जिसको ऊपर जो सामने आता है तुरंत, विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 100 दिन बहुत कम हुए उसके आकलन के लिए। यह है भ्रष्टाचार का। मैं दावे से कह सकता हूँ भ्रष्टाचार में पैसे लेने में लेन देन में कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि रेट बढ़ गए हैं। कि हम एक दोस्त जो करते हैं व्यापार बता रहे थे लाइसेंस में जहाँ पड़ते थे 25,000 रुपये रिश्वत के, सरकारी छोड़ दिए हैं। जो है नोटबंदी के बाद जो है उनका पैसा डूब गया अफसरों का जो है, अब वसूलने के लिए उन्होंने डबल कर दिया। ये स्थिति है, खुलेआम जो है ये हो रहा है। 2 बातें। तीसरी बात मैं कहूँगा, 100 दिनों में योगी सरकार अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो तय करने में जो है कामयाब रही है। वो पॉलिटिकल एजेंडा जो है जो मैं जो देख रहा हूँ, मैं आते ही जो है बड़े का गोश्त बंद किया, उसके बाद जो है रमजान आया, रमजान में जो है मुख्यमंत्री जो है रोजा इफ्तार देता था, सही गलत उससे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो बंद हो गया। राज्यपाल जी के यहाँ इफ्तार पार्टी हुई, मुख्यमंत्री जी नहीं गए, ये छोड़ दिए। ईद के दिन जबकि सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, ईद के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी न ईदगाह गए और ना जो दूसरी नमाज होती है शिया समुदाय की बड़ी जो है वहां पे गए। पॉलिटिकल एजेंडा जो है अपना तय करने में योगी सरकार भले जो कामयाब रही है, लेकिन विकास को छोड़ दिए, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है कैप्टन द्विवेदी, ब्यूरोक्रेसी बदलाव, ट्रांसफर जो पॉलिसी रही है, बड़े स्तर पर ट्रांसफर हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कितना बदलाव रहा है? क्योंकि जो भी ढांचा तैयार होता है उसको सुचारू रूप से चलाने की जो जिम्मेदारी होती है तो ब्यूरोक्रेसी के कंधों पर ही रहती है। अनंत, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अगर आप देखें ये जो अनाउंसमेंट्स हुए सरकार बनने के तुरंत बाद, अनफॉर्चुनेट बात ये रही कि जो मुख्यमंत्री का सचिवालय होता है वो सबसे पहले सेटअप हो जाता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री 1.5 महीने के बाद आ पाया। मुख्य सचिव के विषय में अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है और ये तय नहीं है, अभी शायद वो श्री राजीव कुमार जी की पोस्टिंग हो गई है लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाए हैं।
ये जो इश्यूज बनते हैं वो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी बनाती है, सीएम सेक्रेटरिएट बनाता है जी। और ये जो हेस्ट में अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं उसकी वजह से ये दिक्कत आई। जैसे मैं एक मोटा उदाहरण दूंगा आपको, 40 साल के हम लोग का एक्सपीरियंस है ब्यूरोक्रेसी का जी। ये गड्ढा मुक्त सड़कों का, अगर आप इस पे गौर करें तो ये संभव ही नहीं है जी। क्योंकि जैसे अभी बरसात आ रही है जी। जैसे बरसात होगी, ब्लैक टार की जहां भी सड़कें हैं, तारकोल वाली सड़कें जहां भी होती हैं, जहां वाटर लॉगिंग होती है, वहां निश्चित रूप से गड्ढा हो जाएगा, वो कोई भी सरकार आवे, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम रहे जी। तो इसको यह कहा जा सकता था कि हम युद्ध स्तर पर ये गड्ढों को भरने का काम कराएंगे। प्रायोरिटी हमारी होगी कि जैसे इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं हमारी टीम्स रहेंगी और हम इसको जो है तत्काल इस पे कार्रवाई। जैसे बिजली के विभाग में इन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया जो मोस्ट अप्रिशिएबल है। यहीं पे मैं कंट्राडिक्ट करके बता दूं कि शहर में उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी ट्रांसफार्मर्स खराब हो रहे हैं, जल रहे हैं, वो 24 घंटे में रिप्लेस कर दिए जाएंगे और देहात में वो 48 घंटा किया। 48 घंटा ना, मान लो 72 घंटे में भी हो जा रहा है। तो ये एक सराहनीय कदम है, एक बड़ा क्रेडिटेबल बात है। अभी 3 दिन पहले मैं देख रहा था किसी चैनल पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फीमेल फीटिसाइड में एक बड़ा भारी कदम उठाया है, मुखबिर योजना चालू की है कि जहां जहां ये कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी उसको रोकने के लिए बड़ा क्रेडिटेबल कदम है। लेकिन 2 चीजें थी, जैसा अभी हसीब साहब हमारे बड़े एक्सपीरियंस्ड पत्रकार हैं और बड़ी इज्जत है इनकी पत्रकार जगत में, बताया लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे। मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देख रहा था जो भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से भी अगर देखेंगे तो क्राइम रेट्स बढ़े हैं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी चैनल पर कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि पहले जो है एफआईआर लॉज नहीं होती थी, रिकॉर्ड नहीं होती थी, अब हमने उसको रिकॉर्ड करना किया है, उससे बढ़ रहा है। जो सर दलील दी जाती है कि अब एफआईआर लॉज हो रही है, क्या तर्कसंगत है कैप्टन द्विवेदी? ना, ये मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं आपके कि इसको जनता देख रही है, जनता समझ रही है। राइट फ्रॉम सहारनपुर अप टू गोरखपुर जो घटनाएं हुई हैं ब्रॉड पब्लिक व्यू में हुई हैं, मोस्टली टेलीवाइज्ड हुई हैं और लोगों ने उसके वीडियो बना करके वायरल किए हुए हैं। तो ये कह देना, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही किसी भी अमित पुरी साहब, आपका रिएक्शन में चाहूंगा इस चीज के ऊपर कि जब आप लोग जंगल राज को मुद्दा बनाकर सामने आए थे कि जंगल राज वाला प्रदेश मिला था, अब इसको सबका साथ सबका विकास के साथ एक सुरक्षित प्रदेश बनाकर इसको रखना है। 100 दिन के भीतर आखिरकार अपराधियों के अंदर इतना खौफ क्यों ये सरकार स्थापित नहीं कर पाए? क्यों अपराध करना कम करें बजाय इसके कि लगातार अपराध बढ़ता रहे? आनंद, एक चीज मैं एड ऑन कर दूं और उसके साथ ही आपके इस पॉइंट का भी, मैं पहले दौर में ही अगर इंटरप्शन नहीं होता तो मैं इस पे आने वाला था, लेकिन चलिए सेकंड राउंड में ही सही जी। एक इशू रेज किया गया कि गड्ढा मुक्त सड़कों का। हम सरकार में मार्च में आए, फैक्चुअल सिचुएशन की बात है जी। बरसात उत्तर प्रदेश में सितंबर में खत्म हो गई थी जी। 1 लाख किलोमीटर से ऊपर सड़कें गड्ढे से युक्त थी। सुखोई उतर रहे थे सड़कों पर, लेकिन सुख से सफर नहीं हो पा रहा था। 1 लाख किलोमीटर की सड़कों के अंदर गड्ढे थे बरसात सितंबर की खत्म होने के बाद। यह काम था कि कारनामा था, यह उत्तर प्रदेश की जनता के ज़ेरे बहस एक मुद्दा है और यह ज़ेरे बहस मुद्दा रहेगा। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि आपने 15 जून तक इतनी सड़कों को करने की बात की थी, टारगेट के 50% पे कि 70% पे 86,000 किलोमीटर हो गई या 1 लाख किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त हुई है। ये क्योंकि रोड रिकॉर्ड्स अलग अलग विभागों के अलग अलग तरीके से कंपाइल होंगे। अगर इसमें लगातार अगर रनओवर्स होंगे तो ठीक है, अगर बीजेपी बैशिंग, मोदी पंचिंग और आरएसएस ऑब्सेशन अगर इस देश के विपक्ष का ये एजेंडा है तो दे आर मोस्ट वेलकम। प्लीज कैरी ऑन योर एजेंडा, वी वेलकम यू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हिंदी के श्रोता हैं आप लोग, तो हिंदी की बात करते हैं, हिंदी अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? हिंदी में बोलिए, लोग समझना चाहते हैं। नहीं, मैं हिंदी में भी तर्जुमा कर देता हूं, कर रहे हैं? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मोदी के प्रति आपका अगाध स्नेह है,
और ये भाजपा की आलोचना का अमितपुरी साहब आपको दिखते हैं। अमितपुरी साहब, और ये पॉलिटिकल राइवलरी क्या है, पॉलिटिकल एलिगेशन क्या है, उनको छोड़ देते हैं। सिर्फ ये सर बता दीजिए कि जो अब खुद कैप्टन द्विवेदी ने कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भी जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ा ही है। नहीं तो सर ऐसा एनसीआरबी की लगातार आपने तबादले किए, अगर द्विवेदी जी ने कहा तो एक महीने पहले की एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे हैं। आज अभी 15 दिन से कोई एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी नहीं हुई है अभी। जी आराम से आनंद भाई, द्विवेदी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि एनसीआरबी के हिसाब से, और जहां यहाँ पे ग्राफ था तो यहाँ पर आ गया है क्राइम का, मगर 15 दिन से एनसीआरबी का अभी कोई रिकॉर्ड जारी नहीं हुआ है। जी। ये है एक सच्चाई। अभी आप कल की घटना देखिए, रायबरेली के ऊंचाहार में 5 लोगों की हत्या हो जाती है। ये है कानून व्यवस्था। 5 लोगों की हत्या हो जाती है, जला के लोगों को मार दिया जाता है। कल रात की घटना है, कल। और आज ये तो सवाल है ना कि आखिरकार कंट्रोल क्यों नहीं है सर, यही जवाब अमितपुरी साहब से चाहूंगा। मैं इसलिए कि सरकार जब झूठ बोलेगी, सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों से गलत वायदे करेगी। ये कहे तो बात आसमानी और हम कहे तो बात बेईमानी। नहीं, इसलिए मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया क्योंकि एज ए मुख्यमंत्री जब उन्होंने ये कहा कि 15 दिन में गड्ढा मुक्त को आपने क्यों कहा? ठीक है, जब आप नहीं कर सकते थे, मोहम्मद शाहिद साहब, मोहम्मद शाहिद सर, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। कानून व्यवस्था की बात छिड़ी है तो पहले उस पर जवाब ले लीजिए। सड़कों का नंबर भी सर आ जाएगा अमितपुरी साहब। बिल्कुल 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 आ जाएगा। एनसीआरबी का जिक्र हुआ और कैप्टन द्विवेदी साहब इस बात को कह रहे हैं तो मैं, अरे डीसीआरबी ले लीजिए, एनसीआरबी के बाद डीसीआरबी ले लीजिए, क्योंकि इनके पास समाजवादी पार्टी का ब्रीफ भी है, शिवपाल जी का भी है, मुलायम जी का, अखिलेश जी का ब्रीफ है, इनके पास की नहीं है वो मैं नहीं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शासन वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी शासक दल है, चिल्ली की बात जवाब दीजिए। सही नहीं, प्लीज कैरी ऑन, नहीं जवाब दीजिए। नहीं आपके पास, आप बहस को ये पॉलिटिकल डिकोरम नहीं है, हर एक पार्टी का पक्ष लोगों के सामने जा पाएगा। चर्चा को सर चर्चा रखते हैं, बहस नहीं बनाते हैं। जवाब ले लीजिए, अगला सवाल आप उसके बाद पूछिएगा जरूर। अमितपुरी साहब प्लीज जवाब दीजिए इस बात का। क्योंकि कैप्टन द्विवेदी साहब ने एनसीआरबी का जिक्र किया और वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग में कई साल का उनका योगदान है, इसलिए मैं इस बात को उसी एंगल से रख रहा हूं, पॉलिटिकल एंगल से नहीं। जी, एनसीआरबी के आंकड़े 2 तरीके से जाते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू भी कलेक्शन होता है, दूसरा स्टेट लेवल की फीडिंग जो होती है, क्योंकि एनसीआरबी का अपना इंडिपेंडेंट इंपार्शियल कोई सोर्स आंकड़ों को इकट्ठा करने का नहीं होता। वो चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे मायावती की हो, और चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, यह बिल्कुल एस्टैब्लिश तरीका है जी। लेकिन ओवर द ईयर्स उत्तर प्रदेश में 15 साल में क्या हो रहा था, क्राइम कब रिकॉर्ड हो रहा था, क्या हो रहा था, वो तो जाने दीजिए, वो तो सारा किस्सा अलग ही है, वो पॉलिटिकल बहस है, वो सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में एफआईआर कैसे दर्ज हो रही थी उस दौर में। लेकिन एनसीआरबी को जो आंकड़े उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के होम डिपार्टमेंट ने उपलब्ध कराए, और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल बयानबाजी बहुत संभल करके करता हूं, स्पेशल लोकल लॉस के अंदर जो अपराध किए गए, उन अपराधों के आंकड़े उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने एनसीआरबी को फीड नहीं कराए। क्या उस समय के प्रमुख सचिव, उस समय के गृह मंत्री यानी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसके लिए जवाबदेही लेंगे? स्पेशल लोकल लॉस के अंदर जो मुकदमे कायम हुए लाखों की संख्या में, निरोधात्मक कार्रवाई, सर इसके ऊपर भी जांच बैठा दीजिएगा। सरकार आप ही की है, सरकार बीजेपी की है, केंद्र राज्य में दोनों जगह पे। सिर्फ ये बता दीजिए अगर आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? रन ओवर ना हो तो वो जो आंकड़ों का कंपैरिजन है, स्पेशल लोकल लॉस के मुकदमे कहां चले गए? और मैं इस बात का कतई पक्षधर नहीं हूं कि तेरी कमीज मेरी कमीज से गंदी है। हम ये वादा करके आए थे कि उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के उच्चतम शिखर पर लेकर के जाएंगे। निशान सुन लो, हमारा चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह की तरह एस्कॉर्ट करके, हमारा चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह की तरह एस्कॉर्ट करके भोपाल के स्कांड के मुजिम एंडरसन को छोड़ने नहीं गया। ये योगी आदित्यनाथ, सर ये चर्चा डिरेल नहीं, अमितपुरी साहब राय सिंह आप सीधे जवाब दें, चर्चा डिरेल हो रही है सर। एस्कॉर्ट करके अर्जुन सिंह छोड़ने गए थे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एस्कॉर्ट करके छोड़ने गए थे एंडरसन को। ठीक है जिशान हैदर अमितपुरी साहब शांति बनाए रखे, दोनों के पास मैं लौटूंगा वापस।
हसीब सिद्दीकी साहब, ठीक है, हसीब सिद्दीकी साहब, बड़ी आज वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। सर आप दोनों का चिल्लाते, सर दोनों का चिल्लाते रहेंगे तो लोग किसी की बात समझ नहीं पाएंगे। दरख्वास्त है कि अपनी बारी का आप इंतजार करें। अमितपुरी साहब, निशान हैदर, दोनों से दरख्वास्त मेरी आपसे यही है। हसीब सिद्दीकी साहब, बड़ी तैयारी के साथ, जोर शोर के साथ महिला सुरक्षा का दावा ठोकते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को लॉन्च किया गया था, क्या हुआ सर उसका, आप बेहतर बता पाएंगे? देखिए, ऐसा है, जो अभी से बहस चल रही है यहाँ पर, हमारे कैप्टन जोशी जी ने कही, आखिरी की बात कही, और हमारे अमित जी ने जो है उसको जो है कुछ दूसरे तरीके से पेश किया। खास ये होती है पब्लिक परसेप्शन जी, आवाम क्या सोचता है, जनता क्या सोचती है, ये एक अहम चीज है। आवाम जो है, जनता जो है, वो ये मान के चल रही है, आंकड़े छोड़ दी है, बहस छोड़ दी है कि प्रदेश में जो है वो क्राइम जो है बढ़ा है। एंटी रोमियो की बात हुई, वही मैं कह रहा हूँ कि जो है वो हिट एंड रन वाली बात है ना। एक इशू शुरू किया, एक हफ्ते से बहस हुई, 2 हफ्ते बहस हुई, उसके बाद वो जो है वो चला गया बैक ट्रैक में जी। यही आपका एंटी जो है रोमियो का हुआ। एंटी रोमियो को जो है आपका शुरू हुआ, पार्कों में गए पुलिस वाले, वहां लोगों को परेशान किया, जिन लोग परेशान किए गए, पति पत्नी परेशान किए गए, भाई बहन परेशान किए गए, ये स्थितियां आई। बाद में मालूम हुआ साहब कि जब सरकार को फीडबैक मिला कि इससे नुकसान हो रहा है, सरकार उससे पीछे हट गई और आज करिए कि हमारी वो उपलब्धि है जी, हमें उपलब्धि है, तो उसका क्या क्या असर पड़ा, ये सरकार को बताना जो है पड़ेगा। तो सरकार नहीं बता रही, उपलब्धि इसको जोड़ रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हमने। लेकिन मानना है कि हमारा मानना ये कि बिल्कुल जो एक्साइज थी वो उसका कोई लाभ नहीं हुआ, उस एक्साइज का एंटी रोमियो जो स्क्वाड बनाए गए थे। और जो पुलिसिंग जो हो रही है, अभी मेरी बात हो रही थी अपने बीजेपी के साथी थे, अब उनका कहना ये था आपके वही अफसरान हैं, वही थानेदार हैं, वही पुलिस वाले हैं, तो भाई ब्यूरोक्रेसी तो वही रहेगी। आपका काम यह है पॉलिटिकल लीडरशिप का कि उस ब्यूरोक्रेसी से आप कैसे काम लेंगे, ए आदमी को, बी आदमी को, सी आदमी को कहाँ लगाएंगे, उससे कैसे काम लेंगे, उसमें आप जो है विफल रहे हैं। जैसा मैं कैप्टन साहब ने कहा कि अब तक जो है ब्यूरोक्रेसी का सेटअप नहीं बन पाया है जी। ठीक है कैप्टन द्विवेदी, जब सरकार की तरफ से बड़ी जोर के साथ, तैयारियों के साथ, एक स्थिरता के साथ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, कोई स्कीम लॉन्च की जाती है, कोई नई योजना चलाई जाती है सुरक्षा के लिए, उसके बावजूद सही तरीके से क्रियान्वयन ना होना, इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं आप? क्या जो कमांड होती है उसमें कहीं कमी रहती है या फिर ब्यूरोक्रेसी सही से संभाल नहीं पाती चीजों को? अनंत, इसको अगर देखेंगे तो इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो लीडरशिप और दूसरी टीम स्पिरिट जी। ये टीम काम करती है और क्रेडिट और डिस्क्रेडिट जो होती है वो लीडर को मिलती है। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये हम लोगों को राइट फ्रॉम डे 1 पढ़ाया जाता है। लीडरशिप में लीडरशिप के लेवल्स डिफरेंट हैं। जो टॉप से मैसेज परकोलेट होता है नीचे तक, उसको कितना इफेक्टिवली और कितना टाइमली इंप्लीमेंट कर लिया जाए, उसी पर सारी योजनाएं बनती हैं, सारे रोड मैप बनते हैं जी। जैसे आपने देखा होगा, अच्छी बनी हो या बुरी बनी हो, ये जो हाईवे बना हुआ है जिसकी चर्चा हो रही थी जी, वो एक रिकॉर्ड टाइम में बन गया। मैं उसके क्वालिटी पर, उसके क्रियान्वयन पर नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक विल पावर थी और उसको बना लिया गया जी। इसी तरह से फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स कराना पड़ेगा। आज हम लोग यहां पे बैठ के इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, अभी लॉ एंड ऑर्डर से बाहर नहीं आ पाए। बेसिक किसी भी प्रदेश की जो योजनाएं होती हैं, विकास के कार्यक्रम होते हैं, वो उस स्टेट का रोड मैप तय करते हैं। 3 पॉइंट्स जो प्रदेश सरकार लेके चली थी, जिसमें गन्ना किसानों के भुगतान का प्रश्न था, ये एक बड़ा पेंडिंग इशू था और मैं कहूंगा कि उसमें आप सबसे ज्यादा भारतवर्ष में सफल हुए। पेमेंट्स जो पेंडिंग थे उसमें ज्यादातर पेमेंट्स जो टारगेटेड थे वो हो गए। गेहूं क्रय वाली बात थी, जैसा अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने बताया, टारगेट बहुत ज्यादा ले लिया था, 80 लाख टन ले लिया था, लेकिन क्रय केंद्र ज्यादा खोले गए हैं और पिछले वर्षों के कंपैरेटिवली ये देखा जाए तो वो बेटर ऑर्गेनाइज क्रय केंद्र चल रहे हैं और खरीद भी अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू पर हम जरूर ये कहेंगे कि अभी हमारी कमजोरी है और उसको हमें टाइटन करना है। आपके इसी चैनल पे हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि सरकार को अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जहां भी इस प्रकार की हीनियस क्राइम्स होते हैं वहां कौन लोग उसके खिलाफ रिस्पॉन्सिबल हैं, उस पर तत्काल एक्शन करना पड़ेगा, जो अभी उसमें कमी है। अगर ऐसा होता है
तो पूर्व में इसी प्रदेश में भाजपा की ही सरकार थी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और उस समय लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे जो बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली थी वो विद इन 3 मंथ्स, 90 डेज, 100 दिन की बात होगी, हम सब लोग उस समय फील्ड में थे, कंट्रोल में हो गया। चूंकि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए फोर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम लोग किसी भी हालत में ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि अगर कहीं भी हीनियस क्राइम हो जाती है तो उस पर इफेक्टिव कार्रवाई विद इन 48 आवर्स हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से मानिए कि अपराधियों का सर दबा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होने में अभी कुछ कमी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। ज़ीशान, आपके पास मैं आऊंगा कि सहारनपुर की बात कीजिए, जेवर की बात कीजिए, आगरा में जो सराफा व्यापारी के साथ जो काम हुआ इसकी बात कीजिए, क्या इन तमाम चीजों से, इन तमाम बड़े घटनाक्रमों से सरकार का एक बार जनता के बीच में कम हुआ ये माना जाए? नहीं आनंद, देखिए सरकार तो जिस तरह से मैंने पहले कहा था शुरुआत में ही कि जिस तरह से कह के आई थी अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, वो पूरी अपराध युक्त प्रदेश आज की डेट में हो गया है। और बार बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छे वक्ता हैं अमित पुरी जी, आप देखिए एक भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो गोल गोल घुमाते रहे। हमें लगता है इसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी वो ट्रेनिंग तो सुनेंगे नहीं, जवाब नहीं है क्योंकि हमारे सवालों का जवाब लगातार बोलते रहेंगे, बड़ी कमी है। याद रखिएगा ना अमित पुरी जी, मुझे मालूम है कि आपको सिखाया गया है कि जब कोई बोले तो अमित पुरी साहब, ये दरख्वास्त है सर कि टॉपिक पे हम लोग रहे, अगर पिछली चीजों की चर्चा करेंगे तो चर्चा काफी लंबी खिंच जाएगी सर, 100 दिन की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे। तब भी लगा दिया कीजिए, इसको बस्ता खामोशी में मत रखा कीजिए। तो आनंद जी, मैंने जैसे पहले कहा था कि जिस तरह से उनके विधायक से लेके सांसद, मैं अमित पुरी जी से पूछना चाहता हूँ, चैलेंज देके पूछना चाहता हूँ, जो सीतापुर की टोल घटना हुई थी, इसमें विधायक को मारते हुए दिखाया गया था, उनके नाम FIR हुई कि नहीं हुई? क्यों अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई? आज आप बताएं, जब ये सरकार आई थी उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर सारे मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, दिया कि नहीं दिया? अधिकारी सारे 15 दिन के अंदर संपत्ति का ब्यौरा देंगे, दिया कि नहीं दिया? ये हमें बताएं कि जो हिंदू युवा वाहिनी वाले वहां गए थे चर्च के अंदर, उनके ऊपर FIR हुई कि नहीं हुई? ये हमें बताएं, हरदोई के जिस दरोगा को फोन पे विधायक ने धमकाया था, उनके नाम FIR हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे 50 घटनाएं देखिए, सबका साथ सबके विकास की बात ये लोग करते हैं। जैसे हसीब जी ने कहा, एक ट्विटर पे ट्वीट तक माननीय योगी जी ने कल ईद की मुबारकबाद का नहीं दिया, इससे पता चलता है कि उनके दिल में क्या है और वो दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभी अमित पुरी जी ने कहा जिस तरह से कि गड्ढा मुक्त सड़कों का एक इशू बना दिया गया, ये किसने बनाया? ये माननीय योगी आदित्य जी ने कहा था कि 15 दिन का गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो आप ये बताइए, फिर से आपको चैलेंज करता हूं, आप फोन लाइन खोल लीजिए, अभी पता चल जाएगा प्रदेश में कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई है। वो अपने जो सर, वो तो आंकड़ा आ चुका था, तकरीबन 63% काम पूरा हो चुका है, 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें थी जी। लेकिन अमित पुरी साहब, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा जो उठाया ज़ीशान ने एक बार फिर से, उसके साथ साथ एक और डरावनी तस्वीर वो भी आती है सर, एक डरावनी तस्वीर अमित पुरी साहब वो भी आती है साथ में। आपका 1 मिनट जी शाहिद साहब, वापस मैं आ रहा हूं आपके पास, कि जब बीजेपी के नेता ही पुलिस के ऊपर गुंडागर्दी करते हुए देखते हैं, बीजेपी के विधायक मंत्री जब पुलिस के ऊपर गुंडागर्दी करते हुए देखते हैं, तो अगर खुद सत्ता पक्ष के लोग ही ऐसा करेंगे तो पुलिस काम कैसे करेगी? अमित पुरी साहब, अभी बड़े जोर शोर से हाँ बिल्कुल आ गया साहब, बड़ी जोर शोर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से नसीहतें दी जा रही थी, जरा उन नसीहतों को एक एक करके ले ले। अरे भाई, फिरोजा जवाब नहीं, ये टोका टाकी चलेगी तो कोई जवाब नहीं आएगा। इसको यही समझ कहना चाहता हूँ अमित पुरी, कोई जवाब नहीं आएगा, इसको जवाब नहीं देंगे। जवाब सर ले लेते हैं, सरकार का पक्ष जरूर रखेंगे यहाँ पर, उम्मीद है निष्पक्ष के साथ रखेंगे। FIR दर्ज क्यों नहीं होगी? टोका टाकी कर ले। हाँ, अमित पुरी साहब बता दीजिए कि जब बीजेपी के लोगों के ऊपर आरोप लगा तो उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई सर? आ रहा हूं भैया, अनंत आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। फिरोजाबाद के अंदर व्यापारी का अपहरण सुबह हुआ, शाम तक उस व्यापारी को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया गया। आगरा में सराफा लूट हुई, माल के साथ बरामदगी हुई, और आज तक ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, पुलिस के उस अपराधियों को वर्कआउट करने के केस पे किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया। मथुरा के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसका एनकाउंटर हुआ,
अपराधी पकड़े गए और माल भी साथ में बरामद किया गया। यह बरेली के पास इसी तरह सराफा की लूट हुई, वो बरामद 8 किलो सोना किया गया। लगातार एक एक क्राइम के ऊपर वर्कआउट चल रहा है और ऑथेंटिसिटी के साथ वर्कआउट किया जा रहा है। एक एक एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के ऊपर बीजेपी के नगर अध्यक्ष के द्वारा दरोगा की पिटाई की जाती है। मेरठ में दरोगा के ऊपर गाली गलौज की जाती है, बदतमीजी की जाती है, अधिकारियों के खाल खिंचवाने की बात की जाती है। नहीं, दरोगा नहीं, सीओ का कॉलर पकड़ के सीओ के कॉलर पकड़ के हरकत की जाती है। उसके ऊपर क्या जवाब है सर? जवाब नहीं दिया अमित जी ने, हम इंतजार कर रहे हैं जवाब का, क्योंकि इन्होंने इतना, हमें लगता है सिर्फ उंगलियों पे गिनाने लायक ही इन लोगों ने जो है कुछ किया है, जो उंगलियों पे इन्होंने गिना दिया। जवाब कर लेते हैं नहीं पूरे 100 दिन के अंदर। अमित पुरी जी चलिए मैं आ रहा हूं। आपने तमाम तर उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ घटनाओं को गिनाया कि साहब ये मुरादाबाद की घटना है, ये विधायक ने सीओ को फोन किया, ये टोल प्लाजा की घटना है, और सहारनपुर की घटना का तो इन डेप्थ डिस्कशन अगर आप चाहें तो सहारनपुर की घटना का तो बाकायदा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है। उस रिपोर्ट के ऊपर बहस कई बार हो चुकी है। सहारनपुर की घटना का, जिस रागर और अखनपाल की घटना बता रहे हैं, वो सारी की सारी घटना कहां से पॉलिटिकल फंडिंग हुई, कहां से भीम आर्मी आई, किस तरीके से क्या हुआ, वो अलग बात है। सारी की सारी चीजें जो असली बात है उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सीतापुर में 3 लोगों की हत्या हुई, अभी तक वो वर्कआउट नहीं हुआ। लखनऊ में, मैं पूछ रहा हूं, लखनऊ में राजधानी विधानसभा से मात्र 5 किलोमीटर पे एक बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। उसमें क्या कार्रवाई हुई, ये भी प्रदेश जानना चाहता है। इसमें क्यों नहीं बता रहे हैं आप? बिल्कुल आ रहे हैं आप क्यों? और 4 पुलिस वालों की जो हत्या हुई उसमें कौन लोग शामिल थे वो भी बताइए पूरे प्रदेश को। और एक अभी कांग्रेस के दोस्त से ये पूछ रहे थे एंडरसन और नैना साहनी, मसूद अजहर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मसूद अजहर के सवाल पर सोनिया जी की मौजूदगी, इतिहास बहुत पुराना है, सारी बातें उठाएंगे तो कोई ना कोई मसूद अजहर का फैसला हुआ। कौन उठाया? पार्टी मीटिंग में मसूद अजहर का फैसला सोनिया गांधी और अगर मसूद अजहर पे डिस्कशन करना है ठीक है, तैयार है मसूद अजहर सर। जो डिस्कशन करना है उसका सवाल आपसे पूछा गया। साहब जो डिस्कशन करना है उसका सवाल आपसे पूछा गया सर, जवाब दीजिए कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद जब गलत हरकतें करते हैं अधिकारियों के साथ, पुलिस वालों के साथ, तो उनके ऊपर कार्रवाई कैसे हो, कब हो, क्या हुई अब तक? एक एक घटना में बाजाब्ता एफआईआर कायम हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लेवल पर बहुत स्पष्ट निर्देश है, बहुत स्पष्ट निर्देश है कि हम किसी का साथ नहीं देंगे। और ये उंगलियां वो खड़ी कर रहे हैं। सर मेरठ की घटना का जो जिक्र आप कर रहे हैं मित्र साहब, उस घटना के 2 दिन बाद उस अधिकारी का ट्रांसफर तो हुआ वहां से, लेकिन जो आपके बीजेपी के नेता थे संजय त्यागी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई पार्टी की तरफ से। आज पॉलिटिकल फिटनेस ये सवाल खड़ा कर रहा है जिनके लिए गायत्री प्यारा है। ठीक है जिनके लिए सर, सीधा जवाब अनपुरी साहब आपसे मुझे नहीं मिल रहा है किसी भी चीज का। कैप्टन द्विवेदी, जब सत्ता पक्ष की ओर से ही अधिकारियों के ऊपर इस तरह की दबाव किया जाता है, बदतमीजी की जाती है, तो क्या हम उम्मीद कर लेंगे निष्पक्ष तरीके से अधिकारी काम करेंगे? ये बात मैंने शुरू में ही कही थी कि ब्यूरोक्रेसी या पुलिस, जैसा कि अभी बात चल रही थी, उसमें इकबाल में कमी आई है। गुडविल जो है उनकी, जो क्रेडिबिलिटी थी वो कम हुई है। उसका कारण ये हो गया कि बहुत सारे स्थानों पर वो लोग जो है वो दया के पात्र बने, कहीं उनके साथ मिसबिहेव हो गया, कहीं उनके ऊपर अटैक हो गया, और वो कहीं भी अपने को प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं। फील्ड का अधिकारी, फील्ड का कर्मचारी जब तक ये ना फील करे कि हम ऊपर से प्रोटेक्टेड हैं, तब तक वो इन तरह की चीजों में रिजल्ट नहीं दे सकता है जी। और जिस दिन उसको ये पता लग जाता है कि हम अगर काम अपना नियमतः कर रहे हैं, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कर रहे हैं, और मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, तो उसमें वो बहुत इफेक्टिवली काम करता है। इसी प्रदेश में यही लोग काम करके दिखा चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अभी मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में, कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, कि लखनऊ शहर के अंदर ही कहीं पर वो ट्रैफिक वाले टीएसआई था और कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल कल ही था
जिसको हजरतगंज में रॉन्ग साइड पे गाड़ी जाने पर उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण, तो ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो किसी कॉमन आदमी की गाड़ी रोकेगा? जी, इसलिए सबसे जरूरी ये था, आपके चैनल पे एक बार हम लोग बैठे थे, लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर डिस्कशन था, तो उसको मैंने कहा था इसके 2 पार्ट कर लिए जाएं। एक तो अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और दूसरा ये रहे कि जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनके काम करने में इंटरफेरेंस, इस चीज को बहुत ख्याल से देखा जाए, तभी हमको एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी टीम वर्क का रिजल्ट मिल पाएगा, जो अभी थोड़ा सा अपेक्षित है और वो अभी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। हसीब सिद्दीकी साहब, आपके पास आऊंगा कि योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक के जो कामकाज रहा था योगी सरकार का, उसको 100 नंबर देकर पास कर दिया, लेकिन फलक पर जो सरकार का कामकाज रहा, क्या वो संतुष्टि करने लायक है? लेकिन जी ऐसा है कि जो मैं महसूस कर रहा हूं, सरकार के ऊपर जो बीजेपी के अन्य संगठन हैं वो हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, और यही कारण है कि सरकार जो है एक कोई सख्त फैसला लेने में, सख्त कार्रवाई करने में जो है वो हमको नाकामयाब दिखाई पड़ रही है। जब ये कहा जाता है कि हमारे चुनाव में इन लोगों ने हमारी मदद की थी, अभी तक जो थे ये अपेक्षित थे, इनके साथ जो है पुलिस को और प्रशासन को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो उन लोगों के हौसले बढ़ते हैं और प्रशासन का और पुलिस का जो है वो हौसला जो है वो टूटता है। तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ तो मैं ये कि इसमें जो है सरकार के ऊपर जो है ये संगठन, चाहे वो कोई वाहिनी हो, चाहे कुछ और संगठन हो बीजेपी के, वो सब जो है हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की जवाबदेही तो सर तय करनी होगी ना इस चीज में। मेरे ख्याल से अमित पुरी साहब को सवाल सूट किए नहीं, वो चर्चा को कंटिन्यू नहीं रख पाए। तो अगर ऐसे जो प्रवक्ता हैं, अगर ऐसे प्रतिनिधि सामने रहेंगे चीजों के बारे में जो जवाब नहीं देना चाहेंगे, तो फिर कैसे जनता सवाल पूछेगी? बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल भी किया और आप ही ने जवाब भी दिया। नहीं, वो तो देखिए, वो तो है ही है भाई। जनता जो है वो जवाब चाहती है। जनता जो है, मैं कहता हूँ, तो मैं बार बार कहता हूँ, पब्लिक परसेप्शन, आप आंकड़ा कोई ले आइए, आप दावे कोई कर लिए, आप विज्ञापन कोई दे दिए, आप प्रचार आप किसी माध्यम से कर लिए, लेकिन जनता का परसेप्शन जो है वो बहुत बड़ी जनता की आंखों से आंखें मिलाकर आपको उनके सवालों का जवाब देना होगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो जनता समझ जाएगी कि पारदर्शिता का स्तर वहां पर क्या है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोकतंत्र में फिलहाल सिर्फ इतना ही।